3 साल पहले की कई रातें और कई दिन, जब उसकी दुनिया ने उसे दगा दिया। जान पहचान के जिन चेहरों पर उसने भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उसकी जिंदगी को नोच दिया। वो नाबालिग थी, मासूम थी और गर्भवती भी कर दी गई। जबरन उसका गर्भ गिरवा दिया गया। फिर जब हिम्मत बांधकर वो पुलिस के पास गई, तो इंसाफ ने भी उसके साथ खेल किया। एक थाने से दूसरे थाने का चक्कर और हर बार वही तिरस्कार। कई बार तो उसे लगा कि कहीं पुलिस भी उसके खिलाफ तो नहीं। खैर, बहुत मशक्कत के बाद FIR लिखी गई। आरोपी जेल भी गया, पर कुछ ही महीनों में आरोपी फिर से बाहर घूमने लगा। क्या हुआ था आपके साथ, पूरी घटना बताइएगा। जब यहाँ पापा जेल में थे तो हम लोग काम करते थे और फिर ये लोग इतने टाइम दोपहर में हमें मिले थे। तो फिर ईटा मंडी के पास फिर एक जगह बैठ कर चौरा किए हैं। फिर हम दोनों लोग थे, मेरी बहन और मैं। तो हमें फिर ये लोग लिवा गए थे। फिर वहाँ अच्छे से रखे नहीं 1-2 महीने। फिर ऐसे मार गाड़ी करते रह गए। फिर मैहर लिवा गए। क्या कह के ले गए थे यहाँ से? यहाँ से बोले थे कि चलो हम तुम्हारे पापा को छुड़ा देंगे। पापा जेल में थे तो बोले हम सब करा देंगे और कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे पापा को 2-3 दिन में निकाल देंगे। चलो अभी जब तक नहीं आ रहे पापा तो अभी हमारे पास रहना, फिर हम छोड़ जाएंगे। तो हम लोग चले गए थे। हमें क्या मालूम कि हमारे साथ इस तरह करेंगे ये लोग। जूता मारा करते थे ये लोग। और कैसे ले गए थे? जैसे अब मैहर ले गए तो गाड़ी से, बस से, ट्रेन से ले गए थे। और जब वो दोबारा आ रहे थे यहाँ से तो 2 पहिया में आए। मतलब घर से बाहर नहीं निकले दिया करते। मेरे को ईटा गारा काम कराते थे। फिर जहाँ काम करा तो वो ठेकेदार को बोल करते अगर ये लड़की कहीं जाए तो तुम्हारे जिम्मेदारी में वो काम कराते थे। वो कहीं नहीं जाने दे। अगर कहीं में चले जाओ तो साथ साथ एक लोग उनको नीचे करते थे। 1-2 साल मैं ईटा गारा काम की हूँ। और अब मैं काम करके आऊँ ईटा गारा तो शाम के मेरे को परेशान करें। अगर मैं कुछ बोल दूँ तो मेरे को बहुत मार दें। मैं मम्मी के पास लेट जाए तो मम्मी को रूम के बाहर निकाल दिया करती थी। मम्मी को बहुत मारते थे तो मम्मी फिर क्या करे। मम्मी हाँ वो कर लेती थी, हो गया। मतलब जहाँ वो रूम मालकिन के यहाँ रहते थे तो फिर वहाँ इसी तरह करके हम उनसे बताए हैं। तो फिर वो बोले कि जाओ पुलिस थाना जाओ। फिर हम लोगों को किसी तरह चुपला के लिया कि मैं इस तरह नहीं करूँगा। फिर से इसी तरह करने लगा। फिर मैहर से जब मम्मी बोली है कि आप मतलब पीरियड नहीं हो रही तो क्या है, तो मम्मी मेरे को नहीं मालूम है। तो फिर मम्मी फिर वहाँ से मैहर से आई यहाँ से। तो जो चिकन नहीं मिलता है तो उसे मम्मी लाई है तो फिर दी है। तो फिर उसमें निकला है। तो फिर मेरे को 1-2 दिन बाद दवा खिला दिए थे। फिर बोला करते फिर वो पैर छुतरे करे के गलती ये हर इंसान से एक बार होती है, एक बार और माफ़ कर दे। मम्मी बोला करती सब लोग, मतलब उसके घर के बोला करते। तो मैं बोली कि ठीक है, एक बार गलती तो माफ़ कर दे, चल ठीक। फिर मैं कुछ नहीं बोली। फिर इसी तरह फिर वो करने लगा। तो फिर मैं वहाँ से चुप्पा से चली आई। ये लोग नाना के यहाँ चले गए थे सब लोग। तो इनके मतलब अमित तिवारी की मम्मी लोग अलग रहती हैं तो उधर थी। तो मैं तारा वारा लगा के तकिया के नीचे रख के सब हर चीज़, चाबी या फ़ोन वोन, मैं कुछ भी सिर्फ 20 रुपये किराए लेकर आए थे। मैं आई हूँ यहाँ तो यहाँ फिर पापा के पास में पूछते रूम आई हूँ। फिर मैं पापा के पास है तो फिर ये लोग नहीं रहने दे रहे थे। फिर वहाँ पापा को मारने को धमकी, मम्मी हमको, नानी को मतलब इन्हें सब लोगों को, हमें घर से रूम से बाहर नहीं निकल पाया करते थे। कतो रात में आवत जैसे छत में लेट जान, गर्मी रही है तो छत में डीला मारा करते थे ये लोग। और इसी तरह इसके भाई है तो मतलब वो बचाया करते थे। तो भी एक दिन अपनी मतलब वो बोले कि आ जाओ यहाँ लेट जाओ, यहाँ कोई नहीं बोले। वो भी हमारे साथ इसी तरह किए, मतलब तीनों भाई ने इस तरह किए। अब मैं अकेली हूँ, वो लोग इतने लोग हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। ना घर से बाहर निकले देते ना कुछ। जितना मौका पाए उसी दिन में चले आई। और मैं कुछ बोलूँ तो मेरे को मारते थे, बहुत बुरी तरह मारते थे। जब वहाँ से निकली तो फिर आप कहाँ गए? मैं यहाँ आई थी, यहाँ ट्रेन की पटरी है ना उस पार गोल तालाब के
माँ पापा लोग रहते थे हमारे, छूट के आ गए थे। नानी या ये बहन लोग थे, तो मैं पूछते पूछते मतलब भाभी चिन पहचान के रही हूँ। मैं उनके पास गई हूँ, तो फिर वहाँ मतलब समोसे की दुकान रखी, तो वो बोले कि बिटिया कहाँ जा रही है इतनी धूप में, कहाँ घूम रही, किसको ढूंढना को? मैं अपने पापा को, अपनी नानी को, अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। तो कहीं के छोटी छोटी है ना, मैं कहूँ हाँ। तो फिर मेरे को रूम बताया, तो मैं वहाँ गई। फिर भी मैं कुछ नहीं बताई, मैं छुपा ली हूँ पापा से अपने। फिर जब ये लोग आना जाना करते रह गए, इस तरह परेशान करते रह गए, तो फिर जो मेरी मम्मी है ना, तो वो फिर ये सब एक एक बातें बताई। मैं सोची हो गया, रहने तो का करना ये सब करके। आप सुधार रहे हैं, तो फिर नहीं सुधरे, तो फिर मैं ये सब तो कुछ केस करा फिर आपने? हाँ, फिर हम केस। क्या हुआ, पुलिस का सहयोग मिला? हाँ मिला था, ये लोग जेल भी गए हैं। तीनों लोग गए? हाँ तीनों लोग गए हैं, मम्मी भी गई हैं। उसकी मम्मी? हमारी मम्मी। हमारी मम्मी क्यों? क्योंकि मतलब ये जैसे मना करती थी, जैसे मैं वहाँ थी जब मेरे साथ इस तरह कर रहे थे, तो मैं मम्मी से बोली, मम्मी मेरे को जाने दो, घर पे नहीं जाने मेरी मम्मी की मर्जी से ये सब हो रहा था। तुम्हारी सगी माँ? हाँ। अभी कहाँ है? अभी उसी के पास है। उसी के पास रहती है? हाँ। मम्मी के? अभी आप लोग यहाँ किसके साथ रहते हैं? हम अपनी नानी के साथ रहते हैं। बाबा हैं, पापा जेल में है अभी। ये कौन है? ये बाबा हैं। ये पापा नहीं है आपके? ये हमारे पापा नहीं है, हमारे पापा जेल में हैं। क्यों गए जेल? जेल इसी तरह वो वारंट कटे थे 7 ठो, तो पुलिस ढूंढ रही थी, फिर तारीख नहीं जा रही थी, इस तरह पुलिस आ गई है। कुछ गलत काम किया था? कौन? पापा ने कुछ किया था? नहीं, कुछ नहीं किए थे। मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह के हुआ, तब उस तरह के तमाचे। तो तब से अभी तक जेल में? अभी है 3 महीना हो गए, 3-4 महीना का जेल। दोबारा से? हाँ, पहले थे फिर दोबारा गए? हाँ, फिर अभी है गए जब मैं यहाँ थी। तो मम्मी जेल से छूट गई? हाँ, इन्हें हो गए 1 साल हो गए है ना उनको, 1 साल हो गए। कभी मिलने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, मेरी बहन के शादी कर रही थी मम्मी, तो बोले कि अब मैं इस तरह नहीं करूँगा। मम्मी भी बोली कि मैं अपनी लड़की के सब मतलब ये थोड़ी से वो है, तो नहीं बात होती, किसी की मानती, अपनी मन की करती। तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं शादी इसके कर दे रही, पर वो लड़का अच्छा नहीं था मतलब। और ये तो अभी की लड़की मेरे से छोटी है ये, तो वो शादी कर रहा था, तो फिर ये चली आई थी, तो मेरे को फिर वहाँ गए थे हम लोग इसके होली में। हम सोच के हमारी बहन है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, तो हम भी इसको चले गए। तो फिर हम ये चली आए थे, हमारी बड़ी मम्मी की लड़की विवाह कर आ गई थी, तो फिर वो लोग हमें मारने को धमकी दे रहे थे। माँ दूसरे से करा रही थी बुढ़िया? हाँ, दूसरे से। कितने साल की बहन थी? ये अब 15 साल की हो गई। और आपकी उम्र कितनी है? मैं 16-17 की। कितने साल की उम्र से आपके साथ रेप कर रहे थे? मैं जब 15 साल की थी, 15-16, तब मेरे साथ ये सब हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर, पर ये लोग नहीं मानते थे। फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर जहाँ ठीक हो गई, जब मेरे को ज़बरदस्ती दवा खिला दिए हैं, तो फिर भी मेरे साथ ये सब कर रहे थे। तो फिर इसी तरह मैं मौका पा के निकल गई। जब आपने FIR दर्ज करवाई तो किस तरह की दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें मतलब जैसे हम एप्लीकेशन लिखवाएं, मतलब हम वहाँ नहीं गए थे कोतवाली, हम वकील से करवाएं। तो फिर जैसे हम कहीं जाएं, तो ये लोग गली में छींक लिया। और इसके मम्मी लोग आया करती थी, जब मैं बयान देने जाया करती थी, जिसके मम्मी बोला करती गलती हो गई, अब माफ़ कर दे मैं तुम बेटवा आप बिटिया जैसे मानती हूँ, कितना समझौते इन तना बहाना बनाती रहेंगी। किसके? उस लड़के की माँ? हाँ, क्या क्या नाम था तीनों का? अंकुल और सुनील, अमित तिवारी। तो FIR कितने दिन के बाद दर्ज हुई थी? हो गए 1-2 साल हो गए। मतलब जब आप गए तो तुरंत हो गई थी? हाँ, जब मैं यहाँ आई हूँ अपने पापा के पास, तो मैं पापा से बताती हूँ, तो फिर मतलब रूम मालकिन है, तो फिर बोले कि जैसा ये सब हुआ, तो इन्हें कहा तो जेल पहुँचा दो एप्लीकेशन में, तो फिर वो सब करवा, तो फिर हम ये सब। फिर पापा बोले कि ठीक है हम सही बोल रहे हैं, रूम मालकिन जो किए हैं, इस तरह के इंसानों की इसी तरह करना चाहिए। मेडिकल हुआ था आपका? हाँ, हुआ था। उसमें रिपोर्ट में निकल के आया? हाँ, निकला है।
आप कितनी बार कोर्ट के चक्कर लगाते हो? जाती हो अभी कोर्ट? अभी तो नहीं मेरे को जाना पड़ता है, पर पापा अंगी के में जाते हैं। कितने दिन आपके केस में कितने दिन के बाद जाना पड़ता है? बयान हो गए आपके? हाँ बयान हो गए, सब हो गया। अभी जाती हो कभी कभी? कभी नहीं जाते, अभी जब ये सब हो गए थे, बयान हो गए थे सगल सा, पर मैं अभी तक नहीं गई हूँ, नहीं बुलाया गया। किसी तरह की कोई धमकी या कोई दबाव रहा कि केस वापस ले लो? अभी तक धमकी देते हैं ये लोग। माँ बोलते हैं कि मैं इन लोगों को इतना चाहता हूँ, दुनियादारी बोला करते करते मेरे पीछे इस तरह करते हैं, और मैं इन लोगों को जिस तरह मेरे साथ करेंगे इस तरह मैं इनके साथ करूँगा, और दुनियादारी बताते हैं। केस वापस लेने को कहते हैं? हाँ केस वापस लेने को बोला करते हैं कि मम्मी लोग चरौगे करती हैं, अमित तिवारी सब लोग बोलते मेरे पैसे ले लो और सुलह हो जाओ, इस तरह बोलते हैं। तो वो लोग भी तीनों छूट आए थे? हाँ अभी छूट क्यों आए? तो अभी किस तरह का डर है आपको बाहर आने जाने में? किस तरह का? अभी मतलब डर नहीं है, पर ये लोग जैसे बोला करते हैं फोन से कि अगर तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाओगी, कहीं भी रहो और मैं कहीं पा जाऊंगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, मार डालूंगा, इस तरह बोलते हैं। तो फोन नंबर उनके पास है आपका? अब नहीं है, पहले था। और मतलब जैसे इस तरह के लालच दिया करते, बोला करते मैं फ़ोन दूंगा, दुनियादारी बोला करते हैं, और जैसे हम लोग बोले कि हमें नहीं चाहिए, हमसे बात उतना करो तो बहुत गंदी गंदी गाली दिया करते हैं, अब मारने के लिए धमकी भी दिया करते हैं। इस घटना के बाद आपके मानसिक या स्वास्थ्य जैसे आर्थिक किस तरह का असर पड़ा है? मतलब जैसे आप तो खुद ही काम करके खा रहे थे, घर चला रहे थे। हाँ। तो अब किस तरह की स्थिति है घर में? पैसों की मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है? हाँ पापा नहीं है, मतलब अभी जेल में है पापा, और जब पापा थे तो काम वाम कर रहे थे, बाबा के अब हाथ टूटा तो नहीं कुछ कर पा रहे, पापा थे दुकान उकान में रहते थे तो कुछ वो कमाते थे, अब मम्मी है तो अब पूरी बेलने गई। क्योंकि मम्मी तो आप करे वहाँ रहती हैं? नानी नानी है जाती तो है। मम्मी किसके साथ हैं? उसका क्या नाम है? किस अमित तिवारी के पास है मम्मी हमारी। तो अमित भी आपके साथ गलत करता था? हाँ हमारे ही साथ ये सब किया है। आपके मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का असर पड़ा है? साफ टेंशन में रहते हो या फिर किस तरह का असर रहा है? कभी बाहर जाने में डर लगता है, किसी से बात करने में? हाँ। अभी तो नहीं डरते हैं अब इन लोगों से कि मतलब क्या करेंगे, कुछ तो बोलते हैं नहीं, पर जैसे कभी तो मिलते हैं नहीं बाजार उजार में तो हमें नहीं इस तरह डर लगता है, और इसलिए हम लोग कहीं जाते ही ना हो। पहले जब आप आए थे तो उस टाइम किस तरह का वो था? कभी लगता था कि कहीं मिल ना जाए? हाँ डर लगा करते थे पहले, हम सोचा कि कहीं मिल जाएंगे तो लिवा जाएंगे, मारेंगे, फिर से उसी तरह करने लगेंगे, तो डर। इसमें आपका सहयोग किसने किया? परिवार ने, समाज ने? समाज के लोगों ने किया, आपके मकान मालिक ने? हाँ हमारे नानी या पापा बोले। मेरे पापा बहुत रो रहे थे जब हमारे साथ ये सब हुआ था, तो फिर पापा बोलेंगे कि ठीक है जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, तो ये सब करेंगे, लोगों को जेल पहुंचाना है। अभी इस लड़ाई को आप आगे लड़ना चाहते हैं? हाँ। क्यों लड़ना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद किए हैं, और मैं वो थोड़ी हो गए अभी तो मैं लड़की हूँ, इस तरह ये लोगों को खुद नहीं करना चाहिए। मैं ठीक है मम्मी हमारी इसके साथ गई हैं तो मेरे पापा तो यहाँ थे, तो मम्मी बोला करती थी कि अभी ये तुम्हारे पापा हैं, इसे पापा मानो, तो वो भी बोला करते कि हाँ मैं लड़की मानूंगा, तो मेरे साथ ये सब किया तो मैंने इस तरह थोड़ी छोड़े हैं। आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कब हुई? कभी जब ये लोग मार गाली दिया करते थे, और मतलब जब मेरे से जबरदस्ती किया करते थे, और जब मेरे पेट में आते थे तब मेरे को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती। मतलब जब मेरे पेट में आते थे मेरे को सुबह दवा खिला दिए थे, और मतलब मैं इनके घर वाले और मेरी मम्मी और अमित तिवारी ये सब लोग बाजार करने यहाँ आए थे, और मैं अकेले मेरे पेट दर्द कर रहा था, और इनकी मतलब भाभी है, तो इन लोग सब लोग घर में थे, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। और मम्मी को पता था कि दवा खिलाई? हाँ मम्मी को पता था, सबके सामने खिलाए, उनके घर के सामने सब लोगों को मालूम था। आपको क्या बता के खिलाया कि कौन सी किस लिए दवा? और मेरे को ये बोले मतलब तबीयत खराब थी,
तो मेरे को मालूम चल गया था कि मेरे पेट में है। मैं तो जब वो मम्मी लाएंगे चेकिंग करने के लिए, फिर मेरे को बोली तेरी तबीयत खराब है, बुखार है, ले दवा खा लो, इस तरह खिलाया था। मेरे को नहीं मालूम था क्योंकि किस्म की दवा है, मतलब उस तरह खोल के इस तरह दे दिए, मैं खा ली। आप अब क्या चाहते हो? अब इन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ। शिकायतकर्ता सबसे बड़ी बहन है, लेकिन उसके अनुसार उसके बाद वाली बहन पर भी आरोपी की बुरी नजर थी। किसी तरह दोनों उसके चंगुल से वापस आ पाए। कितने साल की हो गई आप? 13। क्या हुआ था आप लोग के साथ? वहाँ पास हम गए थे, हम मेरे साथ रात करने का सोच रहा था, और फिर जैसे नया मतलब वहाँ पास बर्तन धोने बनाया, वहाँ पास सूसू कर दी थी, उसको बहुत मारता था। 2 बजे रात को भी मेरे साथ गलत काम करने के लिए सोचा था, फिर मेरे को मारा, फिर मम्मी बचाई है मेरे को, फिर बोले तारियन के पास सो जा। फिर सुबह मम्मी से बताया, मम्मी माने नहीं रही, फिर बात के मानने से चाची इनसे सब लोग बताए, चाची यार भी नहीं मानती रही हैं बात के। मेरे को मारे, मेरे को बुखार भी रात रहा है, खाली 2 रुपये वाली जो गोली मिला करती ना गाँव में, वो खवा दी रही से पूरा दिन। मतलब आर्यन तभी छोटा सा रहा है गुट पे, तो पूरा दिन एक लेने रहती रही, तो मम्मी के पूरा काम हो जाता रहा, खाना वाना सब कुछ बन जाता रहा, तब मम्मी को देते रही हूँ। मारत रहा है, मम्मी को भी मारत रहा है, जैसे मम्मी कुछ बोल रहे हैं, तो हमें सब लोगों का मारत रहा है। पूरे यहाँ काली से आकर गए थे, यहाँ के बाहर पूरे उखड़ गए थे इसके। आपकी बड़ी बहन को? हाँ, सब लोग से बताया करता, किसी से न बताने कि मेरी मम्मी है। जैसे कोई पूछता था दुकान पे कौन है, तो बोला करता बता देना मेरी बहन है, से बोला करता था। फिर सब लोगों को पता चल गया था। उनके घर वालों को भी पता था? हाँ, सबको पता था। जब मारा करते थे तो लोग थोड़ी सी आवाज आते थे दादू रहन दे, तो वो कहती जा मत है, तो फिर चुपचाप चली जाती रही है। जब नहीं मतलब उनसे मतलब है गरज नहीं आया मिठाई से, अलग अलग रहती हैं वो लोग। अमित कितने साल का होगा? मेरे को नहीं पता है, आर्यन तो 2-3 साल का होगा। आपका जो मम्मी का बेटा हुआ उससे? हाँ, अभी एक पेट में और है, बताया भी फोन लगाए थे, मम्मी से बात किए हो, कभी कभी जब मन चलता है तो मम्मी से और भाई से बात कर लिया करती हूँ, मैं बात करती, लोग नहीं करते हैं। उसके बाद फिर मम्मी बताई सी कि पेट में बउआ है, दादी बताई सी कि लड़का है। फिर से जब हमारे पास थी तो पापा बहुत मन्नत मांगा करते थे कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। तो हमारी मतलब बड़ी मम्मी की लड़की बताया करते कि लड़का ना होने की दवा खाती थी। तो कितने दिन आपको रखा वहाँ पे? मैं तो 1 साल थी वहाँ पास, 1 साल। तो 1 साल में क्या क्या आपके साथ किया? बहुत मारता था, और मेरे साथ 1 दिन 2 दिन गलत करने के लिए सोचा था, पर मैं आर्यन के पास मार खा जाती थी, पर मैं आर्यन के पास सो जाती थी। मेरे साथ मतलब कि मैं जब सो जाती थी मैं तब करता था, मतलब कि हाथ डालता था। उसके बाद फिर मम्मी को जगाया करती थी, फिर मेरे को 2 बजे रात को मारता था। जितनी बार बोलो कि मुझे आर्यन के पास सोना है, तुम्हारे पास नहीं सोना है। उसके बाद फिर ये हमको, मेरे को और मेरी छोटी वाली बहन को, जाने सो रही थी ना, उसको फिर निकाल दी थी माटी के बहाना। मतलब मम्मी लोग लिप रहे थे तो बोले जाओ तुम माटी लिया, तो हम तीनों लोग फिर भाग आए थे। फिर इनको बहुत मारे हैं, जूता खून मारे थे, बता रहे थे। तो फिर आप लोग कहाँ गए भाग के? हम लोग भागते भागते फिर शरमदान के पास खेत आए थे, वहाँ पास मतलब आदमी लोग जले थे, जहाँ मर जाते हैं उस लोग जले थे, उसी के बगल से निकल के भागते भागते छुपते छुपते फिर एक बस में बैठे थे। फिर वो आंटी बोली तुम्हारे कोई ना हो तो हमारे साथ चलो, तो हम बोले नहीं, हमको अपने मम्मी पापा के पास जाना है। फिर हम वहाँ से भागते भागते आए। उसके केस की पैरवी कर रहे वकील रामकृष्ण कहते हैं कि कानून उसके साथ है, बस सबूत और गवाही को कमजोर न होने देना।
3 साल पहले कुछ बच्चियों का केस आया था, जिसमें से एक लड़की का प्रेग्नेंट होने का भी मामला था और उसके साथ रेप हुए थे। एक्चुअल में मामला था मुल्जिमान गांव के। वहाँ एक्चुअल में जो 4 बच्चियां थी, उनके पिता किसी मामले में जेल चले गए थे और जेल जाने के बाद माँ अकेली थी, तो उनका संपर्क आरोपी किसी हुआ और वो बहला फुसला करके या उनकी मर्जी से उनको लेके चला गया। अब जब माँ वहाँ गई तो बच्ची भी स्वाभाविक है उनके साथ चली जाएंगी, और बच्ची जो बड़ी वाली सबसे बड़ी बच्ची थी वो करीब 13-14 साल एज की थी, और उसको वहाँ ले जाते हैं और माँ के साथ उनका जो अवैध संबंध है वो तो रहता ही है, लेकिन कुछ दिन बाद मुल्जिमानों की जो निगाहें हैं बच्चियों पे आने लगी। बच्ची के साथ भी गलत काम करते हैं, और उसमें जो बड़ी वाली बच्ची है वो प्रेग्नेंट होने के बाद खुद को बचाने के लिए वो लोग अबॉर्शन करवा देते हैं चोरी छिपे। ये जानकारी किसी को नहीं मिलती, लेकिन अब उसके बाद जब बच्ची के साथ इतनी हरकतें होती हैं तो वहाँ से निकलने का प्रयास करती है, और किसी तरह वहां से निकल के भाग कर अपने नानी और बाबा के पास पहुंच के ये सारी बातें बताती। वो पहुंचते हैं थाने, लेकिन थाने की पुलिस, करवी थाना है तो वहां की पुलिस कहती है कि यहाँ का मामला नहीं है, पहाड़ी थाने में जाएं। पहाड़ी थाने में जाते हैं तो कहते हैं वहां का मामला नहीं है, और फिर दोनों जगह की पुलिस जब प्रेशर आता है तो कहती है कि नहीं, वो मामले में ऐसी कोई घटना हुई नहीं, ये झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। उसमें बाल कल्याण समिति भी एक्टिव, जब मेरे पास आते हैं तो मैं बाल कल्याण समिति से लेकर हर जगह उनकी शिकायतें भिजवाता हूँ, तो बाल कल्याण समिति एक्टिव होता है और उनके कहने पर थाने में FIR दर्ज होती है। दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना करती है, और जो लड़की बताती है वो सारी बातें सच साबित होती हैं विवेचना में, और सारे मुल्जिमान, तीनों मुल्जिमान एक ही परिवार के होते हैं, तीनों मुल्जिमान जेल जाते हैं, सभी चार्जशीट होते हैं और न्यायालय में मुकदमा दर्ज होता है। क्या धाराएं लगाई? और उसमें 76 की धाराएं लगी थी और पॉक्सो की धाराएं लगी थी, मारपीट और अपहरण की धाराएं लगी थी। वो अभी माननीय न्यायालय में, उनकी स्थिति तो ऐसी है नहीं कि वो इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाए। उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर वो सुबह खाना के लिए अगर कमाने ना निकले तो शायद उनको शाम को भोजन नहीं मिले। आज तक इतनी बड़ी घटना हो गई, उस लड़की को कोई कंपनसेशन एक पैसे का नहीं। वो लड़की के पास इतना हौसला नहीं कर पाती कि मैं न्यायालय आकर कंपनसेशन के लिए एक आवेदन कर सकूं। जो सरकारी सहयोग मिलता है वो इस सरकारी उसको फायदा आज तक नहीं मिला उसको। मैंने कई बार प्रयास किया बुलाने का कि आइए हम आपको दिलाएंगे, जो है मुआवजा आपका जो हक है न्यायालय के जरिए दिलाएंगे। वो हिम्मत नहीं जुटा पाती, आती नहीं, कहती मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहाँ पढ़ूंगी, कुछ नहीं मिलने वाला। कितने दिन के बाद आरोपी जेल? ये जो बच्चियों के साथ जो घटना हुई, वो घटना उनका बता रही थी वो बच्ची की, वो घटना उनके साथ हरकतें करीब 1.5 साल से पहले से शुरू हुई, और FIR 1.5 साल बाद दर्ज हुई, जब उसके पास लगा कि नहीं मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। और जब मुल्जिमानों के घर से वो बच्ची भागी तो मुल्जिमान जहाँ पर वो किराए के कमरा लेके उसके दादी और नानी और दादा रहते थे तो वहाँ पहुँच जाती थी, वहाँ पे घसीटने का मन करते थे, ले जाने का मन करते थे। पुलिस भी उनके घर में आती थी उस बच्ची को ले जाने, क्योंकि पुलिस भी सुनने को तैयार नहीं थी। और उसमें कई महिला संगठनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और पुलिस से सवाल किए, लेकिन पुलिस भागती रही, अपने आप को बचाती रही और मामले को दबाने का प्रयास करती रही। जो कोर्टें हैं, स्पेशल कोर्टें बनी हैं पॉक्सो की, उस कोर्टों में उस हिसाब से ट्रायल नहीं चल रहा जैसा कि नियम बना था और जैसा कानून है, जो कानून की मंशा है। करीब कोर्ट में मुझे लग रहा है 3.5 या 3 साल हो गए, अभी एक सिंगल गवाही नहीं। न्यायालय के चक्कर क्यों लगा रही है? इसका मतलब इतने मेन वजह क्या है कि इतनी लेट हो रहा है? मेन वजह ये है कि वहाँ पर जो न्यायालय में गवाहियां हैं ज्यादातर अभियोजन के इशारे पे चलती हैं। तो अभियोजन पुलिस विभाग की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, सरकार की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, तो वो भी अगर कहीं ना कहीं उन लोगों से साठगांठ कर लेते हैं तो मामले में सम्मन जारी नहीं करते, गवाह आते नहीं, और न्यायालय की मजबूरी हो जाती है कि जो गवाह आ रहे हैं उनकी गवाहियां कराएं, और जो नहीं आ रहे हैं उनको पेंडिंग में पड़ा रहता है मामला, और इनको ना सम्मन जारी किए जा रहे हैं, उनको गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। अभियुक्त आ रहे हैं, मामले को लंबा खींचने में लगे। क्या रेप केस में भी गवाही और रखती है अलग से? जो नया कानून है, अगर इस पे हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम डेडलाइन है 3 ईयर। पूरा इंसिडेंट होने के बाद FIR दर्ज होने से लेकर के पूरा मामला जजमेंट तक का जो है वो 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया मैक्सिमम, उससे आगे जाने का कोई चांस नहीं। इससे पहले भी जो है ये पॉक्सो का मामला था, स्पेशल ट्रायल था। स्पेशल ट्रायल की मंशा स्पेशल कोर्ट इसलिए बनाई गई
कि किसी ऐसे बच्चों से संबंधित अपराध हैं जो लैंगिक अपराध हैं, उनका स्पीडी निस्तारण किया जाए, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। लेकिन संयोग से जो मंशा है वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में पूरी नहीं हो पा रही है और कई बार उनको लगता है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में कई बार गवाहों की मनोदशा बदल जाती है और जब उन्हें लगता है न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी गवाहियां और चीजें भी भूलने लगती हैं, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति एक सदमे से गुजरने के बाद उस सदमे को आजीवन लेकर के नहीं चल सकता। वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें उस दिमाग से हटाने का प्रयास करता है और उसका एक फायदा अभियुक्त को मिलता है। कई चीजें वो भूल जाती है और जिरह में चीजें कई ऐसी आती हैं जो हकीकत होते हुए भी वो हकीकत बयां नहीं कर पाती, या तो फिर दबाव डालकर या प्रेशर डाल करके, या फिर गवाही को लगने लगता है या पीड़ित को लगने लगता है कि मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई और वो जिंदगी में झांकना भी नहीं चाहती, तो वो गवाही से भी कतराने लगती है उस समय। और इससे क्या होता है, अभियुक्त को फायदा होता है और कई लोगों को न्याय से वंचित होता है। मानवाधिकार इकाई वनांगना संस्था की केस वर्कर रानी का नजरिया भी कुछ अलग नहीं है। उस केस के बारे में जब हमें जानकारी मिली थी तो हम लोग लड़की के घर गए थे और उससे बातचीत की थी। तो उसने बताया था कि हम 4 बहनें थे और मेरे पापा किसी और केस में जेल में थे और माँ उनकी थी घर पे। जो उस पे मेन कारण था कि उस व्यक्ति का माँ से शारीरिक संबंध थे, तो माँ की मर्जी से ही उस लड़की के ऊपर ये दबाव डालता था, वो उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था। तो क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी, जितनी उसके समझ थी, तो उसने अपनी 3 बहनों को घर से किसी बहाने से भगा दिया और जब उसने भगाया तो उसके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी और फिर उसके साथ उसने रेप भी किया था। प्रेग्नेंट हो गई थी लड़की और जब हम इस केस को लेके थाने पहुंचे थे तो वहाँ हमसे भी काफ़ी दरोगा से बहस हुई थी और वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है और इसकी मर्जी से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बहुत बहस करने के बाद एसपी से मिले, फिर डीआईजी से मिले और महिला आयोग को भी हमने एप्लीकेशन यहाँ से पोस्ट किया था, तब जाके उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन आज के डेट में उस लड़की को अभी भी न्याय नहीं मिला है क्योंकि अब वो अकेले है, इसलिए, और कोई कमाने वाला नहीं है, माँ है तो वो वहाँ रह रही है उस व्यक्ति के साथ, बच्चियों को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दी है। तो अब तो वो अकेले है, इसलिए वो उस केस को बिल्कुल छोड़ ही दी है और उसे नहीं लगता कि उसे न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस तरह के जो सिस्टम है उनमें क्या और बदलाव लाना चाहिए? ऐसे जो केस हो रहे हैं, ऐसे केसों में ज़्यादातर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे केस में अगर जल्दी पैरवी होगी और जल्दी न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा लोगों को, तो शायद लोगों पर डर बैठे और ऐसी चीज़ें कम हो सकती। आपने इतने केस देखे हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और शिकायत करता न्याय के लिए चक्कर लगाती रहती है कोर्ट कचहरी के, तो आपको उस टाइम क्या लगता है कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है, या उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग के आगे क्या चुनौती होती है? कई दफ़े तो बहुत गुस्सा आता है कि इतने दिन से कोर्ट के चक्कर लगा रही है और न्याय नहीं मिल रहा है। साथ में हम लोग भी कई दफ़े हम जूझते भी हैं प्रशासन से कि इस पे जल्दी काम होना चाहिए। कई दफ़े महिलाएं हार भी जाती हैं तो बहुत अपने आप पे गिल्टी महसूस होती है। अगर केस ज्यादा लंबा खिंचा तो क्या शिकायत करता को न्याय से दूर कर देता है? हाँ, क्योंकि वो इतना थक चुकी होती है कि वो खुद कहती है कि बस अब आगे मेरी और हिम्मत नहीं। मगर ये सब शब्द ही तो है कि उसे जीना है उन रातों में जब आरोपी छत तक झांक आता है। उसे बहन की आंखों में डर नहीं दिखने देना है। उसे बूढ़े दादा को ये भरोसा दिलाना है कि पिता की गैर मौजूदगी में वो घर की सबसे मजबूत दीवार है। कहानी बस इतनी नहीं, ये एक सवाल भी है कि आखिरकार कब तक एक लड़की अपने ही गांव, अपने ही घर, अपनी ही माँ के बीच अकेली खड़ी रहेगी।